अध्याय 2 राइट ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे अधिकार क्या है और हमारी ड्यूटीज क्या है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है हमारी, जो हिंदुस्तान के संविधान में दी गई है। तो हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक डॉक्यूमेंट होता है, एक दस्तावेज जो सरकार के पावर को लिमिट करती है, सरकार के दायरे को नियंत्रित करती है और यह भी इंश्योर करती है कि इस तरीके का प्रजातंत्र हो, इस तरीके की डेमोक्रेसी हो कि हर कोई, चाहे मैं चाहे आप, सबको अधिकार मिले, कुछ अधिकार मिले। तो क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं? संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार हैं हमारे और किस तरीके से संविधान इनकी रक्षा करता है? अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई इंडिविजुअल समूह हो जो इस फंडामेंटल राइट्स को तोड़ना चाहता है, रोकना चाहता है, वायलेट करना चाहता है, तब क्या करेंगे? अच्छा, जुडिशरी का क्या रोल है इसमें? न्यायपालिका का क्या रोल है कि फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से सेफगार्ड करती है जुडिशरी? और अंतर क्या है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी मूल अधिकार और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, इसके बारे में हम समझेंगे। क्या ये बराबर है, क्या ये इक्वल है, क्या अंतर है इनमें, समानता क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। एक मैं कहानी बताऊंगा आपको। पहले समझिए, घर में है, घर से आपको बाहर जाते हैं, खेलते हैं, खुश रहते हैं और माँ बाप के जो गाइडेंस में आप सारे काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वो आपको पैसा भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसे माँ बाप जो बिल्कुल अंदर बाहर नहीं जाने देते और सारी की सारी आपकी स्वतंत्रता उन्होंने ले ली है, मोबाइल भी ले लिया है और आपके दोस्तों को भी घर के अंदर नहीं आने देते, आप अकेले पड़े हुए कमरे में, तो क्या है? आप तब समझेंगे कि फ्रीडम क्या होती है। तो हम दो एग्जाम्पल लेंगे इसके। 1982 की बात मैं करता हूं। इसमें क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने एशियाई खेल ये होस्ट किए थे। इसमें कई कॉन्ट्रैक्टर हुए। जब ये होगा तब कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया जाएगा, वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। तो हुआ ये, उन्होंने फ्लाईओवर बनाए, स्टेडियम बनाए, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, पुअर कंस्ट्रक्शन थे, उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स ने हायर किया। ये जो वर्कर है, ये जो है, उनको एक तो वर्किंग कंडीशन उनकी बहुत खराब थी, काम करने का जो एनवायरनमेंट था बहुत खराब था, और जितना पैसा उन्हें दिया गया था या जिस पैसे में वो आए थे उससे उन्हें कम पैसा दिया गया। मान लीजिए 100 रुपये डिसाइड किया गया, उनको मान लीजिए केवल 50 रुपये या 40 रुपये दिया गया। तो जब सोशल एक्टिविटीज होते हैं, सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने जब ये समझा, उन्होंने जाना कि भाई ये जो हुआ है ये तो गलत हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, उनकी पूरी कंडीशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन दायर की। उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल किया, कि कहीं पीआईएल फाइल की। अब जो लोग हैं वहां पे, जिन लोगों ने इनको लिया था और उन्होंने प्रॉपर पैसे नहीं दिए, तो ये तो किस में आ जाता है? ये तो फोर्स लेबर है, ये तो बेगार है। बेगार ये होता है कि आपको काम कराया जाए, या तो पैसा ना दिया जाए या फिर आपको बहुत कम पैसे दिया जाए। तो ये जो है ब्रीच है, वायलेशन है आपके फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का ये वायलेशन हुआ। तो कोर्ट ने इसको एग्री किया। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा गवर्नमेंट को, देखिए साहब, ये सब जो वर्कर है इन सबको आप जरा पैसा दीजिए जो आपने इनको समय पे नहीं दिया। तो ये पहला एग्जांपल ये हुआ। इससे क्या निकल के आता है कि इनकी खराब सिचुएशन का फायदा किसी ने उठाया और उनको सरकार ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने रोका। दूसरी कंडीशन है मचाल लालूंग, 23 साल के थे जब वो अरेस्ट हुए। ये चुबुड़ी विलेज, मारीगांव डिस्ट्रिक्ट के, आसाम के हैं, और इनको चार्ज किया गया कि इन्होंने किसी को इंजुरी की है। अब ये इनकी मेंटल कंडीशन कुछ इस तरीके से थी कि इनको क्या किया गया, जेल भेजा गया। नाम याद रखिएगा, मशाल लालूंग।
फिर इनको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोल मेंटल हॉस्पिटल। अब ये जो साहब हैं, इनको इनका इलाज हो गया और डॉक्टर ने, जो जेल अथॉरिटीज है, उनको लेटर्स लिखे, 1967 में लिखा, 1996 में लिखा, कई बार मतलब उनसे संपर्क साधने की कोशिश की। लेकिन अब ये तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो अब ठीक हो गए, ये ट्रायल के लिए आ सकते हैं, लेकिन जो अथॉरिटीज है उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये बेचारे जुडिशियल कस्टडी में रहे, इनके ऊपर कोई ना तो ये कहे एडवोकेसी हुई, ना ये कोर्ट में ले गए, ये बस पड़े रहे। जब ये बाहर निकल के आए 2005 में, तो 77 साल के थे ये। 77 और 23 को माइनस करिए आप, 54 साल ये जेल में रहे बगैर किसी ट्रायल के। मतलब ये बेचारे ट्रायल में रह गए। फिर उसके बाद आए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। उन्होंने जब जो अंडर ट्रायल लोग हैं, जो लोग जिनका ट्रायल नहीं हुआ है और बहुत सालों से पड़े हैं, उनके लिए उन्होंने काम किया। तो तब ये साहब 77 साल की उम्र में आए, इनकी जवानी खराब हो गई, इनकी जिंदगी एक तरीके से खराब हो गई। तो इनका एक राइट वायलेट हुआ है कि इनका जो फ्रीडम का अधिकार है वो वायलेट हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन को लाइफ और लिबर्टी की वो देता है, और फटाफट ट्रायल हो, फेयर ट्रायल हो। लालूंग साहब को नहीं मिली कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये दोनों जो मैंने आपको एग्जांपल लिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसकी फ्रीडम देता है। तो जो पहला के इंस्टेंस आपने देखा, इसमें आपने देखा कि शोषण हुआ, और शोषण के विरुद्ध अधिकार को किसी तरीके से, क्योंकि गरीब लोग थे, है ना, उसको कॉल चैलेंज किया गया कोर्ट में, और उनको पैसे नहीं दिए गए ठीक से। तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल गारंटी करता है कि अगर कोई भी वर्कर है तो उसका आप शोषण नहीं कर सकते। तो जस्टिस इन वर्कर के लिए हुआ। जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल था, और उन लोगों का भी रोल था, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह, और जो इन्होंने सोशल एक्टिविस्ट, वो अगर नहीं जाते तो बेचारे ये लोग कैसे अपनी चीजें कर पाते। तो बिल ऑफ राइट्स के बारे में बात करता हूं। ये जो एग्जाम्पल है, ये हमको बताते हैं कि कितना जरूरी हो जाता है किसी एक इंसान के राइट, और कैसे हम इन राइट्स को इंप्लीमेंट करें। एक डेमोक्रेसी में ये जरूरी हो जाता है कि हर एक इंसान, हर एक सिटीजन के राइट्स हो, उसके कुछ मूल अधिकार हो जब वो किसी कंट्री में रह रहा है। और ये हमारे क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स क्लियर लिखे हुए हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। ये जो लिस्ट है जिसमें लिखा हुआ है, इसी को हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स बाकायदा दर्ज हैं, और इसी को हम बिल ऑफ राइट कहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है, इसी को हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। तो ये करता क्या है? ये रोकता है, अगर किसी भी इंसान के खिलाफ कोई ऐसी चीज हो रही है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हो, चाहे वो सरकार कर रही हो, चाहे वो कोई भी ऐसा समूह कर रहा है जो इन राइट्स को वायलेट करने की कोशिश कर रहा है, इनको ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर दे रखा है कि इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। जो इसकी मूल, अगर मैं मूल बताऊं, तो कोई भी जो सरकार का ऑर्गन है, कोई भी वो इनको ब्रीच नहीं कर सकता। कोई भी सरकार का इंस्टीट्यूशन आप ले ले, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी इनको ब्रीच नहीं कर सकता। तो हिंदुस्तान के जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं? जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, नेशनल मूवमेंट चल रहा था, उस समय वहां जो लीडर्स थे उन्होंने ये रियलाइज किया कि राइट कितने जरूरी हैं, अधिकार कितने जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश रूलर्स थे उस समय, उन्होंने बुरी तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स है उनको ब्रीच किया, पकड़ के मारा, गोली मार दी, जेल में डाल दिया, फांसी लगा दी। तो एक सेडिशन लॉ था जो सब पे लगा दिया जाता था। तो जो सरकार के खिलाफ बात करता था, वो जो ऐसा जो देश के लिए बात करता था, उसको सेडिशन लॉ लगा देते थे।
उनको जेल के पीछे हो जाता, कई लोगों को मार भी दिया जाता था। तो ये राइट्स का ब्रीच हो रहा था। ये उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में जाना कि भाई राइट्स कितना जरूरी है। तो मोतीलाल नेहरू साहब की एक कमेटी थी, उन्होंने डिमांड किया कि ये जो बिल ऑफ राइट्स है जिसको मैंने अभी चर्चा की, वो 1928 में उन्होंने कहा था। देखिए 1928 में कहा था कि भाई ये एक बिल ऑफ राइट्स बहुत जरूरी है, मूल अधिकार लोगों के होने चाहिए। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब संविधान बना, उसमें क्लियरली ये जो हमारी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट, मतलब स्पेशली प्रोटेक्टेड है। फंडामेंटल मतलब होता है मूल, जो बेसिक है, हर इंसान के लिए जरूरी है, जो बेसिक है, इसलिए उसको फंडामेंटल कहते हैं। और वो इतने जरूरी हो जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बता रहा है कि कोई भी इसको वायलेट करने की कोशिश ना करे। ये फंडामेंटल मूल अधिकार है, जैसे राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, ये बेसिक चीजें हैं, इसको वायलेट नहीं किया जा सकता। तो फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि जो कोई भी, जैसे मैंने कहा, बार बार बता रहा हूं कि कोई भी इसको, जैसे हमारे पास लेजिस्लेचर है ना, हमारे जो लेजिस्लेचर है उनको, लेजिस्लेचर बहुत सारी चीजों को चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है, ऑर्डिनरी जो बिल है, उनको चेंज किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है तो किसको चेंज करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना इतना आसान नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना इतना आसान नहीं है। तो जुडिशरी जो आपके न्यायपालिका है, उनकी पूरी, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जो फंडामेंटल राइट है उसको आप वायलेशन से बचाएं। कोई भी हो, अगर जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है, विधायिका, अगर कोई ऐसा लॉ बना दे, कोई नियम कानून बना दे जो बेसिक लॉज है उनको तोड़ा जा रहा है या रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है अनरीजनेबल तरीका, क्योंकि आप अनरीजनेबल मैनर ये है कि आपातकाल में किया जा सकता है, लेकिन अगर जुडिशरी है तो वो उस पर एक फंदा कस के रखती है। गवर्नमेंट, मैंने जैसे बताया कि कई ऐसी सिचुएशन है जिसमें फंडामेंटल राइट ले सकती हैं, जैसे आपातकाल व्यवस्था है या इमरजेंसी है, वहां पर वो अपने रिस्ट्रिक्शन सरकार डाल सकती है। देश पे कोई आपत्ति आ गई, देश पे कोई विपत्ति आ गई, तो वहां पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब उसके पीछे एक बहुत बड़ी जरूरत होनी चाहिए, तभी सरकार इस फंडामेंटल राइट को रोकने का प्रयास कर सकती है। राइट टू इक्वालिटी से शुरुआत करते हैं। राइट टू इक्वालिटी में पहले जरा स्टोरी समझिए। दो सिचुएशन है, अब इनको सही तरीके से फंडामेंटल राइट प्रदान किए गए कि नहीं किए गए। दो लोग हैं, एक स्वदेश कुमार साहब है और एक स्वदेश कुमार साहब के दोस्त हैं। अब ये क्या हुआ कि अपने स्वदेश कुमार अपने दोस्त को ले गए विलेज, अपने गांव ले गए। अब वो चाय की टपरी पे गए, एक रोड साइड होटल था, तो शॉपकीपर तो स्वदेश को जानता था, अपने गांव में था, लेकिन उसके दोस्त को नहीं जानता था। अब शॉपकीपर ने क्या किया कि उसने ये जो उसका दोस्त है उसके कास्ट के बारे में पूछा। जब उसने जाना कि स्वदेश का जो दोस्त है ये तो दलित है, तो स्वदेश को तो उसने बड़े अच्छे कप में दिया, बहुत बढ़िया कप में दिया, लेकिन ये दूसरा आदमी था दलित जो है, उसको उन्होंने कुल्हड़ में दे दिया। मतलब ठीक से, क्योंकि शॉपकीपर जो है वो ये जान गया कि ये दलित है। क्या ये सही है? क्या आज के समय में कि एक आदमी जो दलित हो या किसी कास्ट को बिलोंग करता है उसके साथ ये व्यवस्था की जाए? क्या तरीका इसका सही है? अब एक और कहानी सुनिए। ये कुछ मेल्स थी, कुछ फीमेल्स हैं, मैं इसको न्यूज रीडर है, मतलब टीवी में न्यूज पढ़ती हैं। अब उन्होंने कहा कि जो औरतें 45 साल से ऊपर हो गई वो अब न्यूज नहीं पढ़ पाएंगी, लेकिन क्या ये सही है? क्या ये राइट ऑफ इक्वालिटी है? लेकिन जो आदमी है वो 45 साल के बाद न्यूज पढ़ सकते हैं। तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर लिखा है, चाहे वो बच्चा हो
चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो SC हो, ST हो, सबको बराबरी का हमको अधिकार मिले, यानी डिस्क्रिमिनेशन किसी के विरुद्ध नहीं हो, किसी कोई कास्ट हो, कोई जेंडर हो, जैसे हमने इनमें देखा कि कास्ट और जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया। डिस्क्रिमिनेशन यानी अलग अलग तरीके से उनको व्यथित किया गया। तो राइट ऑफ इक्वालिटी ये बताता है कि चाहे कोई भी दुकान हो, होटल हो, मनोरंजन की जगह हो, चाहे वो कुएं हो, घाट हो, या कोई पूजा करने की जगह हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी जगह हो, इन सब जगह पे सबका इक्वल एक्सेस है। हर आदमी, कोई भी वो जा सकता है। इसके खिलाफ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि भाई तुम किस कास्ट के हो, इस क्रीड के हो, इस कलर के हो, इसके सेक्स के हो, जेंडर को, इस धर्म के हो, वहां पर तुम जन्मे हो, आप नहीं जा सकते अंदर। तो ये राइट ऑफ इक्वालिटी का ब्रीच है। हमने ये देखा कि हमारे बहुत पुराने समय से चली आ रही वो है अनटचेबिलिटी। सबसे खराब चीज थी इनइक्वालिटी की। इसमें छू ना जाए किसी से, जिसे हम कहते थे कि हाथ ना लग जाए, अनटचेबिलिटी। तो राइट ऑफ इक्वालिटी में इसको अंडर द लॉ के रूप में इसको अनटचेबिलिटी नहीं हो सकती। ध्यान रखें, किसी भी इसमें क्या हुआ था कि स्टेट जो है, देश जो है, वो अगर किसी ने मिलिट्री में बहुत अच्छा काम किया है, डिफेंस में बहुत अच्छा काम किया है, या किसी ने एकेडमिक एरिया में पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, तो उन्हीं को जो स्टेट है, देश, कुछ मेडल दे सकता है, पैसा दे सकता है, या कोई पदवी दे सकता है। लेकिन और कोई जगह नहीं दे सकता, मतलब और किसी बेसिस पे नहीं दिया जा सकता, है ना। जो छुआछूत है वो बहुत ही गलत चीज थी। तो प्रियम्बल दो चीज बताता है, एक तो बराबरी, इक्वालिटी स्टेटस की, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी की, यानी इक्वालिटी सबको बराबरी से देखा जाए और सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, सब किसी भी चीज में, चाहे नौकरी में हो, चाहे किसी भी जगह हो। बराबर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बताता है कि जो स्पेशल स्कीम जो चलाई जा सकती है, जैसे बच्चों के लिए, औरतों के लिए, ऐसे जो बैकवर्ड क्लासेस में, जो सोशली और एजुकेशनली, उसके लिए सरकार जो है कुछ व्यवस्था कर सकती है। हमने रिजर्वेशन की बात की थी। रिजर्वेशन भी एक इसी तरीके से व्यवस्था है। अब आप ये कहेंगे कि रिजर्वेशन किसी को दे देंगे तो ये तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का ब्रीच है ना। उन्होंने कहा कि भाई एक आदमी, एक आप जैसे हैं, आप अमीर आदमी हैं, मैं गरीब आदमी हूं, आपके पास सारी फैसिलिटी है, आपके पास कार है, पैसा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो हम लोग बराबर नहीं है ना। रेस में ऐसा नहीं है ना कि आप आगे दौड़ रहे हैं, मैं पीछे दौड़ रहा हूं और फिर हमारी रेस कराई जाए। कम हम दोनों रेस में बराबर तो आए पहले। जब हम दोनों रेस में बराबर आएंगे तब दौड़ेंगे, तब जीतेगा हारेगा तब फैसला होगा। तो आर्टिकल 16(4) खंड 4 में क्लियर लिखा है कि ये जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, ये राइट टू इक्वालिटी का ब्रीच नहीं है, वायलेशन नहीं है। अब यहां पर हम आते हैं, जो 6 फंडामेंटल राइट है हमारे, उसमें क्या कहा गया है। जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार है। पहले 7 फंडामेंटल राइट से, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी था, अब उसको हटा दिया गया, वो लॉ बन गया, एक्ट। तो चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, राइट टू इक्वालिटी कहता है कि सब बराबर है लॉ के सामने, कानून के सामने, सबको प्रोटेक्शन बराबर मिलेगा, और धर्म के आधार पे किसी का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। धर्म के आधार पे सबको, जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर कोई भी आ सकता है, शॉप हो, घाट हो, होटल हो, किसी को आप मना नहीं कर सकते क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको जो टाइटल्स है, जैसे केवल मिलिट्री वाले और केवल अच्छा एजुकेशन में जिसने काम किया है उसी को टाइटल मिलेंगे, उन्हीं को पदवी मिलेगी और किसी को नहीं। इसके अलावा छुआछूत को हटा दिया गया, एबोलिशन खत्म किया गया। ये राइट टू इक्वालिटी के अंडर में आता है। राइट टू इक्वालिटी मतलब सब बराबर है। अब आइए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका मतलब यह है कि अपने धर्म को
आप मान सकते हैं और किसी भी धर्म को आप आगे बढ़ा सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने जो धार्मिक अफेयर्स है वो जो पैसा दे सकते हैं, पैसा ले सकते हैं और इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं उसके, जैसे मदरसा बना सकते हैं मुसलमान, इस तरीके से हिंदू जो है वो आश्रम खोल सकते हैं। तो राइट टू फ्रीडम है ये। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि किसी को आप जबरन बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, किसी को दबा के डरा के काम नहीं करा सकते। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं बहुत 14 साल के खासतौर पे जो बच्चे हैं उससे कम, किसी हैजार्डस जॉब में नहीं भेज सकते, खतरनाक में काम में आप नहीं डाल सकते उनको। राइट टू लिबर्टी और पर्सनल फ्रीडम क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो आप बोले या एक्सप्रेस करें, स्पीच एक्सप्रेस, अगर एक गायक है तो गायक के गायन में एक्सप्रेस कर दीजिए। आप लोग सब कहीं मिलके खड़े हो सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कोई भी नौकरी ढूंढ सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन, और आपकी राइट टू लाइफ है, कोई आपकी जिंदगी नहीं ले सकता। लिबर्टी आपके पास है, फ्रीडम की आपको, अगर आपने बहुत गलत काम कर दिया है तब तो आपकी लाइफ ली जा सकती है। और उसके बाद जो आरोपी है या जो कन्विक्ट हो गए उनके लिए भी राइट्स है, मतलब अगर कोई आरोपी है वो भी तो इंसान है, उसके लिए भी राइट्स है। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स, इसका मतलब ये है कि एक जो माइनॉरिटी है, जैसे सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जैन हो गए, ये सारे माइनॉरिटीज है, बहुत कम लोग हैं। अगर धर्म के आधार पर देखें तो अपने लैंग्वेज को, कल्चर को बचाने के लिए ये पूरा प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। आपने कई क्रिश्चियन स्कूल देखे, आपने मदरसा देखे, आश्रम देखे, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं अपने धर्म के लिए, उसकी अपनी या फिर अपने समाज की भाषा, लिंग्विस्टिक, उन सबको बचाने के लिए, या ये सब चीजें आप कर सकते हैं। एक और चीज है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये जो 5 राइट आपने देखे ना, उनको एनफोर्स करने के लिए ध्यान रहे कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 से 35 में है, एम्पावर्स द सिटीजन टू मूव टू कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी फंडामेंटल राइट ब्रीच। मतलब इन 5 जो राइट है, अगर इसका ब्रीच किया जाता है तो हमारे पास एक और राइट है जो ये कहता है कि अगर ये राइट ब्रीच हुआ तो आप कभी भी न्यायपालिका की तरफ जा सकते हो, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की। राइट टू फ्रीडम क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है कि जैसे अगर आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक घर के अंदर आपको बांध दिया गया है, लॉक कर दिया है, लॉकडाउन हो गया है आपका, तो आप जो चाहते हैं वो नहीं करने दिया जा रहा है। तो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता, आपके सोच की, आपके एक्सप्रेशन की, आपके एक्शन की। किसी आप जो सोचे, जो कहना चाहें, अगर आप पेंटर हैं तो कुछ भी पेंट करिए, जो आपके मन में आता है, जो आपके, एक सिंगर हैं आप तो गाना गाइए। तो आपके पास वो लिबर्टी है कि आपको, अच्छा लिबर्टी क्या है? आप लिबर्टी अपनी एंजॉय करते रहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप दूसरा आदमी है, वो भी तो अपनी, उसके पास भी तो लिबर्टी है, तो ऐसा लिबर्टी मत करिए कि बेचारे दूसरे की लिबर्टी में आप ब्रीच कर रहे हैं, दूसरे की लिबर्टी को आप खराब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो हर एक आदमी अपनी वो लिबर्टी एंजॉय कर सकता है, लेकिन दूसरे को थ्रेटन ना करे, दूसरे की लिबर्टी जो है उसको जो छीने। ध्यान रखिए, लॉ और ऑर्डर सिचुएशन को दिमाग में रखना है। ऐसा ना हो कि आप बाइक में जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कुछ नशा कर रहे हैं और दूसरों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं या कुछ गलत कह रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। राइट ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी क्या है? देखिए, जिंदगी जो है वो ऊपर वाले ने दी है आपको, अल्लाह ने, खुदा ने, आपके भगवान ने दी है ना। तो यहां पर आपकी राइट टू लाइफ, ये जैसे एक आदमी है, इसकी जो जिंदगी है, इसके सोच, वो उसके खुद के हैं, है ना। ये एक फ्री सोल है जब तक कुछ खतरनाक ना काम कर दे। अब खतरनाक काम ऐसे काम हो सकते हैं जब आप लॉ और ऑर्डर सिचुएशन में कुछ ऐसा कर देते हैं जो गलत हो जाता है, तो फिर आपकी राइट जो लाइफ है, जो लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी जो है, वो हो सकता है आपका अरेस्ट कर दिया जाए।
आपको पकड़ लिया जाए जब आप कुछ गलत करेंगे, जैसे आपने कोई बर्गलरी कर दी, आपने कोई किलिंग कर दी, किसी को मार दिया या कोई गलत काम में चले गए। लेकिन फिर भी आपको अगर आपने ये काम भी किया है तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए आप एक लॉयर एक हायर कर सकते हैं। और जो पुलिस वाला आदमी है, जो पुलिस वाले लोग हैं, अगर वो पकड़ते हैं आपको तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर, मतलब आपको पकड़ लिया, चाहे आपने कितनी भी हीनियस क्राइम किया हो, है ना, बहुत ही बड़ा काम किया हो, तब भी आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाना चाहिए। ओके, अब मजिस्ट्रेट देखेगा कि जो गिरफ्तारी हुई है ये सही हुई है या नहीं हुई है। तो कोर्ट के पास ये पावर है कि जो शेल्टर है, मतलब आपका जहां आप ठहरेंगे, और फूड यानी कि खाना, ये भी फंडामेंटल, मतलब ये भी राइट टू लाइफ में लाया गया है कि कोई भी ऐसा आदमी, क्योंकि जब तक आप उसको लाइवलीहुड नहीं देंगे, जब तक वो कमाएगा नहीं, ना वो खा पाएगा, ना वो घर के नीचे रह पाएगा। तो ये भी जो है राइट टू लाइफ में आता है, जो जीवन की आपकी स्वतंत्रता है कि इसमें आता है कि नौकरी मिले। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि एक साहब है, अब ये कई बार पकड़े गए हैं, है ना, ये पैथोलॉजिकल क्रिमिनल है, गलत काम कर रहे हैं, गलत काम करते हैं, अब ये समाज के लिए ठीक नहीं है। अब पुलिस वाले साहब जो है वो जानते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि ये जो आदमी है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। प्रिवेंटिव डिटेंशन की मतलब कि अगर कोई चीज होने वो जा रही है और आपको पता है कि ये गलत कर सकते हैं, गलत कर सकता है, तो उनको पकड़ लिया जाता है। ये देश की पीस के लिए, अच्छाई के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए इस आदमी को पकड़ा जा सकता है। तो ये जो चीज है ये केवल 3 महीने के लिए होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। 3 महीने के लिए केवल इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। उसके बाद एक बोर्ड बनेगा, एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, वो रिव्यू करेगा कि भाई इसके जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो ठीक है, इसको आगे बढ़ाया जाए या उसको छोड़ा जाए। तो हमने यहां देखा कि गवर्नमेंट जो है वो एंटी सोशल एलिमेंट जो होते हैं, असामाजिक तत्व है, उनको रोकने की कोशिश तो करते, लेकिन कभी कभी ये अपने विरोधियों को भी पकड़ लेते हैं, है ना, अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए, तो वो इसका उपयोग कर सकते हैं, तो इसका मिसयूज हो सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है बड़ा खतरनाक है, दुधारी तलवार है ये। और भी फ्रीडम है हमारे पास, जैसे स्पीच है, एक्सप्रेशन है, आप बोल सकते हैं, आप लोगों को बुला के आप अपनी बात कह सकते हो, उनसे पीसफुली रहना है, लेकिन सब शांति से, सब ट्रैंक्विलिटी बनाते हुए आपस में बात कर सकते हैं। अब अगर इसमें कोई ऐसी पब्लिक ऑर्डर है कि भाई ये नहीं करना, लोग फिर भी आ जाते हैं, तब कुछ व्यवस्था अलग है। लेकिन लोग जो आए वो अगर वो आना चाहते हैं तो पीसफुली आए, उनके पास कोई भी हथियार ना हो। लेकिन गवर्नमेंट मना कर सकती है, वो ये कह सकती है कि भाई 5 से ज्यादा, धारा 144 जिसे कहते हैं, 5 आदमियों से ज्यादा कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, उसको अनलॉफुल बना सकती है। फिर से मैंने कहा कि जैसे पावर है इसका भी मिसयूज होता है, खास तौर पे उन लोगों के खिलाफ जिनसे स्कोर सेटल करना होता है ना। आपको पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन करना है अगर ऐसी जगह, तो आप अगर अपने परमिशन नहीं मिली है तो आप नहीं कर सकते। एक साहब है, वो ये कहते हैं, देखिए इनकी बात सुनिएगा, ये कहते हैं हमको फंडामेंटल राइट तो दिए, है ना, लेकिन हर जगह आपने एक आखिरी में एक छोटी सी लाइन, 4 लाइन या पैराग्राफ लिख दिया कि गवर्नमेंट ये कर सकती है, गवर्नमेंट वो कर सकती है ना। तो आपने हमें राइट तो दे दिया, लेकिन हर राइट के बाद एक 4 लाइन जोड़ दी, गवर्नमेंट ये कर सकती है, आपके रुक सकते हैं, तो गलत हो गया ना। एक साहब है, राइट ऑफ एक्यूज। अब या तो इन्होंने कुछ गलत काम किया है या इनके ऊपर आरोप है, तो इनके पास भी राइट्स है। कोई भी आदमी गिल्टी नहीं है,
जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, एविडेंस देखेगी, विटनेस देखेगी, गवाहों को सुनेगी, उसके बाद तय होगा कि एक आदमी ने गलत काम किया है कि नहीं किया है। कॉन्विक्ट तभी होगा वो। तो ये जो चीज है, हम लोग हमारे हिंदुस्तान में क्या है, पुलिस पकड़ के ले गई, इसका मतलब वो गिल्टी पहले ही हो गया है ना। तो जब तक गिल्टी, हमारे दिमाग से ये चीज निकालनी है हमें। तो एक आदमी इस तरीके से अगर कोई पकड़ा जाए तो उसको अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। उसको पूरी फेयर ट्रायल मिलना चाहिए कोर्ट में, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको 3 राइट दे रखे हैं, 3 बाकायदा राइट है। एक साहब है, अगर आपने कहा कि भाई एक ऑफेंस आपने किया, एक बार जैसे आपके ऊपर कोई, जब तक आपको मैंने कहा कि भाई इसने तो मेरे साथ गलत किया है, तो आप कोर्ट पे जाइए, डिफेंड करेंगे अपने आप को। एक प्रोसिक्यूशन होगा, एक डिफेंडेंट होगा। जब कोई तो किसी पे आरोप लगा सकता है, लेकिन कोर्ट में जब तक ये प्रूव नहीं होगा तब तक आप गिल्टी नहीं है। तो तीन राइट्स आपको मिले हैं। पहली चीज तो ये है कि आपको एक ही ऑफेंस के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती, है ना। मान लो आपने चोरी की है, आपको कुछ सालों की सजा हो गई, 1 साल के लिए हुआ, उसके बाद जब वापिस आए फिर से आपके ऊपर वही आरोप लगा के फिर 1 साल के लिए डाल दिया। ये नहीं हो सकता। आपने सजा, गलत काम किया, सजा मिल गई, बात खत्म, आप क्लीन हो गए। और कोई भी ऐसा जो है बैक डेट से, मान लीजिए कोई आपने चोरी की, आपने 1 तारीख को चोरी की और 30 तारीख को उसी महीने के एक लॉ आ गया गवर्नमेंट का कि भाई जिन्होंने थीफ की है उनको 5 साल के लिए डाल दिया जाएगा। अब आपने 1 तारीख को चोरी की है और 30 तारीख को गजट आया है, इसका मतलब नहीं है कि आपको पकड़ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ऑर्डर तो 30 को आया है ना, आपने तो 1 तारीख को चोरी कर ली। ये है इसमें कोई भी ऐसा ये है कि एक आदमी को ये नहीं कहा जा सकता कि अपने खिलाफ खुद ही एविडेंस लाओ, या जज बोले कि जाओ अपने आप को प्रूव करो कि तुम गिल्टी नहीं हो, प्रूव करो। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि बेचारा जो पकड़ा गया, हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना, 1 हजारों जो है वो ना बेगुनाह निकल जाए, लेकिन कोई भी हजारों गुनाह अगर ले निकल जाए, बेगुनाह कभी भी फंसना नहीं चाहिए, ये कहा जाता है। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब यह है, एक छोटा बच्चा देखिए, ये बेचारा एक ऐसा काम कर रहा है जो ना तो इसकी उम्र के लिए सही है, ना तो हमारे समाज के लिए सही है। बहुत सारे लोग हमारे गरीब है, पुअर है, इसलिए लोग फायदा उठाते हैं, लोग उनका शोषण करते हैं। अगर हम 100 रुपए में किसी को हायर कर रहे हैं और उसको 30 रुपए दे रहे हैं, तो 70 रुपए आपको नहीं दे रहे, तो ये आप शोषण कर रहे हैं उसका। यानी 14 साल से कम के बच्चे को अगर आप खतरनाक काम में डाल रहे हैं, आप सोचिए इस छोटे से बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, है ना। ये आप शोषण कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक बेगार व्यवस्था है। बेगार मतलब ये होता है कि आप काम करा रहे हैं और मार पीट के या फिर गुस्से से या फिर डरा धमका के काम करा रहे हैं। बेगार मतलब होता है या तो आप पैसा नहीं दे रहे या इतना कम दे रहे हैं जो कि ना के बराबर है। एक और चीज है इसमें, खरीदने बेचने की व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चों को, औरतों को, लड़कियों को खास तौर पे बेचा जाता था। सेलिंग होती थी, जैसे स्लेव्स होते हैं ना, नौकर, उस तरीके से इनको खड़ा करके बेचा जाता था। तो खास तौर पे हमने देखा है कि जो चूना भट्टा में काम करते हैं वहां पर हमने बहुत सारे बॉन्डेड लेबर देखे हैं। लेकिन अब ये कोई भी तरीके का बेगार, कोई भी तरीके का शोषण अब बिल्कुल क्राइम है। ध्यान रहे, पनिशेबल है ये। कोई ऐसा करेगा जेल जाएगा, वो क्राइम है ये, ध्यान रहेगा। हमारे लॉ में बेगार, बॉन्डेड लेबर और बच्चे गड़बड़ किया तो सीधा अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर बताता है कि जो बच्चे हैं 14 साल से कम, अगर वो किसी डेंजरस फैक्ट्री में काम करवाए जा रहे हैं, माइंस में कराए जा रहे हैं, तो ये इलीगल है। माइंस बहुत खतरनाक जगह, जैसे पटाखे की दुकान, पटाखे बनाने में लगा दिया या तंबाकू बनाने में लगा दिया, तो ये सारा चाइल्ड लेबर में आता है, ये इलीगल है। इसमें सीधा ये है कि राइट टू जो एक्सप्लॉयटेशन है वो लागू हो जाता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ये, इसी कारण से ये मीनिंगफुल है ये। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या मतलब है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हिंदुस्तान में हर एक धर्म है,
जो धर्म का आप नाम लेंगे वो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ सनातन धर्म है, हिंदू सबसे मेजॉरिटी इन्हीं की है 81%, मुस्लिम ये थोड़े कम है, और सिख जैन ये तो 1% है, सिख तो 1.8% है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं वो अपना कोई भी धर्म अपनाए, कोई भी धर्म फॉलो करे, कोई भी धर्म को ये प्रोफेस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके से उसको आगे बढ़ा सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। धर्म के नाम पे आप किसी को रोक नहीं सकते कि तुमने ये यहां पर पूजा क्यों कर ली, तुमने कहां नमाज कहां पढ़ ली, किसी को आप रोक नहीं सकते, है ना। एक मंदिर में एक मुसलमान जा सकता है और एक मस्जिद में एक हिंदू जा सकता है, ये बिल्कुल क्लियर है रिलीजन में लिखा हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में। अपने रिलीजन को प्रोफेस करना यानी फॉलो करना, आगे बढ़ाना, प्रोपोगेट करना, उसका विस्तार करना। आप अपने धर्म की अच्छी बातें लोगों को बता सकते हैं कि भाई ये अच्छी बातें हैं, हर धर्म में अच्छी बातें हर धर्म में अच्छी ही बातें होती हैं। वो अलग बात है कि हम लोग कई लोग हैं वो गलत, उसका जो बुरी चीज गलत सोच के गलत काम करने लगते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कहा है कि भाई हमारा कोई रिलीजन नहीं है। 81% हिंदूज है, लेकिन सरकार ने कहा है कि हमारा कोई रिलीजन नहीं है। समझे आप, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये भी फिर से रिस्ट्रिक्टिव है। गवर्नमेंट जो है वो अब इसमें जैसे कहते हैं ना, आखिरी में 4 लाइनें लिख देते हैं कोई किसी राइट के बीच में, गवर्नमेंट एंटर कर सकती है। जैसे अभी बीजेपी सरकार ने जो अपना ट्रिपल तलाक है उसको हटाया। जो पहले सती व्यवस्था थी, बहुत सारी शादियों की व्यवस्था थी। सती मतलब यह है कि आदमी अगर जल रहा है तो उस औरत को भी डाल देते थे, तुम भी जलो। तो मानव बलि, आदमियों को मारना काटना, बलि धर्म के नाम पे। यहां पर गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया और उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को हटा के उन्होंने कहा कि ऐसी जो चीज है ये नासूर है हमारे समाज के लिए, सती, बाइगेमी और ये सब चीजें, तो इसीलिए उसको रोका गया। तो लोग कहते हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे धर्म में लोग जो सरकार है वो बीच में ना आए, धर्म हमारा वो है ना। एक क्रिश्चियन है आप हिंदू बन सकते हैं, एक हिंदू है और क्रिश्चियन बन सकते हैं। हिंदू क्रिश्चियन दोनों ही बहुत अच्छा रिलीजन है ना। आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, किसी भी धर्म की लड़की से। अब ये जो कन्वर्जन है ये सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि तुम ऐसा क्रिश्चियन बन जाओ या हिंदू बन जाओ, मैं तुमको इतने पैसे देता हूं, आपको एंटाइज करेंगे, आ जाओ तुम, अगर ये धर्म अपना लोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, तुम ये धर्म में आ जाओगे तो तुम्हारे जो सारे गुनाह है उसको माफ कर दिया जाएगा। तो कई लोग ये देखते हैं कि भाई ये धर्म का परिवर्तन हो रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं जो गरीब है उनको एल्योर किया जा रहा है, उनको एंटाइज किया जा रहा है, अपनी तरफ खींचा जा रहा है कि भाई, तो गवर्नमेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक राइट है कि भाई अपनी चीजें बढ़ाए लेकिन फोर्स ना करे किसी को। इक्वालिटी ऑफ रिलीजन भी है। इक्वालिटी ऑफ रिलीजन का क्या मतलब होता है? हिंदुस्तान का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हिंदुस्तान में कोई भी रिलीजन देश का नहीं है। हमारा राइट ऑफ इक्वालिटी एक ऐसी राइट ऑफ रिलीजन, राइट, वो ये गारंटी होता है कि किसी भी तरीके से सरकार रिलीजन के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। जब वहां सरकारी नौकरी की बात आएगी तो कोई भी ऐसी नौकरी जिसमें हर आदमी आ सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो सरकार का होगा वहां पर कहीं भी एक रिलीजन का नाम नहीं होगा, कहीं भी आपको भगवान की फोटो, कहीं भी आपको ईसा मसीह की फोटो नहीं दिखाई देगी, और किसी का फेवर नहीं होगा कि हम पांडे जी हैं तो हम पांडे जी को फेवर करेंगे, हम खान साहब हैं तो हम खान साहब को लेके आएंगे। तो कोई रिलीजन के हिसाब से चीजें नहीं होगी, जो भी चलेगा विधि के अनुसार चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा, लॉ के हिसाब से चलेगा। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ये राइट टू रिलीजन से ही कहीं ना कहीं संबंधित है। तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट, अब हमारी डाइवर्सिटी अलग है। आप तमिलनाडु में चले जाएं, केवल तमिल बोली जाती है,
आप कश्मीर में चले जाए, कश्मीरी बोली जाती है। कश्मीर के लोग और तमिलनाडु के बीच में बड़ा अंतर है, दोनों के स्टेट्स अलग है, दोनों के कल्चर अलग है, दोनों की भाषा अलग है। ऐसा लगेगा एक जगह आप श्रीलंका पहुंच गए, एक जगह आप पहुंच गए ईरान। तो डाइवर्सिटी बहुत है हमारे, है ना। तो कई बार ऐसे हमारे पास बहुत सारी मिनॉरिटीज है, बहुत कम कम लोग हैं, समूह है, वो आपका कल्चर है, उनका एक सालों से चला आ रहा कल्चर है। तो रिलीजन के बेसिस पे आप किसी को ये नहीं कह सकते कि एक रिलीजन, केवल रिलीजन ही नहीं होता एक आदमी का, उसकी कोई भाषा भी होती है, कोई उसका कल्चर भी होता है, कोई उसकी संस्कृति भी होती है। तो वो सारी चीजें मिला के तब एक आदमी को आप बताते हैं कि वो ये है ना। तो जो लोग हैं जो माइनॉरिटीज में है, जो जिनकी भाषाई जो माइनॉरिटी है, ये जो कल्चरली माइनॉरिटी में है, केवल रिलीजन के हिसाब से माइनॉरिटी नहीं होता, बहुत तरीके से माइनॉरिटी हो सकता है ना। अलग अलग लैंग्वेज हो, अलग अलग उनकी सोच हो, अलग अलग तरीके हो, है ना। इन सबको बचाने के लिए, कोई भी सोशल सेक्शन से आए, वो किसी भी कम्युनिटी के हो, तो इनको कंजर्व करना, अपने जो हेरिटेज है, अपनी जो भाषा है, अपनी जो संस्कृति है, उनको कंजर्व करना भी ये फंडामेंटल राइट में आता है ना। केवल आप रिलीजन के बारे में नहीं बात करेंगे, यहां पर अपने वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, जो भाषा है, भाषा को बढ़ाने के लिए वो एक इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कि भाई ये माइनॉरिटी कमिटी, जो लैंग्वेज जहां से आई है, जो चीज जहां से आई है, उसको संभाल के रखना, संजो के रखना, उनको आगे बढ़ाना, ये उनका एक फ्रीडम है ना। ऐसा हो सकता है कि एक बहुसंख्यक इंस्टीट्यूशन है, एक अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन है। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल हेल्प जो है वो बराबरी भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यक समाज को मिलती रहेगी, अल्पसंख्यक को नहीं मिलेगी। सरकार की नजर में वो न्यूट्रलिटी से सोचेगी। उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आप देखें कि हमने जैसे बताया 7 फंडामेंटल राइट्स थे, एक स्क्रैप हो गया, 6 बन गए, है ना, 6 बन गए। अब इस 6 फंडामेंटल राइट्स में 5 जो है वो तो फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली। एक फंडामेंटल एक राइट है जो इन 5 के लिए यूज होता है, इन 5 को लागू करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए। तो पहला जो है वो जो छठवां है ना, वो पहले 5 को सेफगार्ड करने के लिए अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये जो राइट है ना, ये जो फाइनल राइट है, राइट कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी का राइट, ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का दिल और रूह है, दिल और इसकी आत्मा है। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, आपके फंडामेंटल राइट 5 में कहीं ब्रीचिंग होती है, आप सीधा जा सकते हैं, सीधा हाई कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना। अगर कोर्ट्स के पास आप डायरेक्ट जा सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके लिए स्पेशल ऑर्डर कोर्ट दे सकती है। अगर आप जाते हैं और आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं तो कोर्ट रिट्स जारी कर सकती है। वो रिट्स कौन कौन सी है? वो रिट कौन कौन सी है? स्पेशल ऑर्डर्स कहते हैं, हेबियस कॉर्पस कहते हैं इसको। हेबियस कॉर्पस मतलब यह है कि जो आदमी को पकड़ा गया है उसको लाया जाए सामने, फिर यह देखा जाएगा कि ये जो आदमी आया है, पकड़ा गया है, इसकी जो गिरफ्तारी हुई है वो सही हुई है या नहीं हुई है। ये हेबियस कॉर्पस में आता है। जिस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया गया है, जिस ग्राउंड पे उसे पकड़ा गया है, वो लॉ विधि के सम्मत है या विधि के विरुद्ध है, ये है हेबियस कॉर्पस। एक मैंडेबस है। इसमें यह होता है कि एक आदमी जिसको नौकरी दी गई है, वो कोई नौकरी कर रहा है, लेकिन वो जैसे डॉक्टर है, वो डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं है। वो कहता है ये तो दलित है, ये तो मुस्लिम है, तो इसका मतलब वो अपने ड्यूटी को ब्रीच कर रहा है, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। तो मैंडेबस उसके खिलाफ एक रिट जारी हो सकती है कि भाई साहब काम करिए आप अपना। तो ये लीगली उस पर बाइंड कर सकती है, रिट जारी की जा सकती है। एक प्रोहिबिशन का मतलब ये हो सकता है कि जो हाई कोर्ट, जब एक लो कोर्ट जो होता है अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर चला जाता है, मान लीजिए कि हाई कोर्ट है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, उससे बाहर जाके वो फैसले लेने लगता है, या एक लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वो अपने परिधि के बाहर जाके डिसीजन लेने लगता है,
तो ये जो डिसीजन है वो उसको रोका जा सकता प्रोविजन से। एक है क्वो वारंटो, इसका मतलब ये है कि एक बंदा होल्डिंग ऑफिस में काम कर रहा है लेकिन वो उस ऑफिस में आने के लिए काबिल ही नहीं है, उसकी ना एजुकेशन है, उसको बस किसी तरीके से रख दिया गया है या गलत तरीके से रख दिया गया, इसके लिए क्वो वारंटो हो गया, है ना। अगर आपने इंजीनियर बना के सर्ट्यूररी, इसका मतलब ये है कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अपनी पावर ले लेना या फिर कहें कोई मैटर ले लेना। अगर कोई हायर कोर्ट देख रहा है कि जो लोअर कोर्ट है वहां से मैटर ठीक से नहीं हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको हायर अथॉरिटी पे लिया जा सकता है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लिया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में लिया जा सकता है। तो ये सारे रिट्स हैं जिनको इशू किया जा सकता है। अब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है NCW, नेशनल कमीशन है शेड्यूल कास्ट के लिए। ऐसी और भी इंस्टीट्यूशन है जैसे औरतों को के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, दलित्स के लिए। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये बेसिकली इसके लिए कि जो फंडामेंटल राइट्स किसी के ब्रीच ना हो, लोगों के लिए, किसी के लिए भी, जो एक इंसान के लिए ह्यूमन राइट कमीशन ये काम करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी रोड पे जा रहे हैं और आपको वो रास्ता नहीं पता है तो आप, कोई साहब खड़े हैं, उनसे पूछेंगे, है ना। अब ये साहब हो सकता है इनको पता हो ना हो, तो अगर ये सही बताएंगे तो हो सकता है सही पहुंच जाए, लेकिन बहुत सारे चांसेस हैं कि आप ना पहुंच पाए। अगर मान लीजिए यहाँ एक साइन बोर्ड लगा, आपको बता दिया एक्स डेस्टिनेशन 30 किलोमीटर है, वाई डेस्टिनेशन जो है वो 40 किलोमीटर है। अगर ये डायरेक्शन आपको मिल जाए तो आप तो सीधा पहुंच सकते हैं ना अपने डायरेक्शन पे बगैर किसी से पूछे हुए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो यही काम करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल गवर्नमेंट को गाइड करते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं। गवर्नमेंट के लिए एक बैकग्राउंड में एक चीज है कि वो जब भी कोई रूल बनाए, रेगुलेशन बनाए, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हिसाब से बनाए। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, जो स्टेट, जिसे हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ये जो नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब गवर्नमेंट अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं काम कर रही है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट अगर आप ब्रीच होगा, सरकार कोई गलत काम करेगी, फंडामेंटल राइट को लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसके लिए ये नॉन जस्टिसेबल है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि सरकार ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं कर रही है, ये काम नहीं कर रही है, वो नहीं काम कर रही है। तो जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था, उनके पीछे उनके एक मॉरल फोर्स था कि भाई एक ऐसा मॉरल फोर्स जो सरकार को वो पास करे, कि भाई नैतिकता पास करे, कि भाई जो गवर्नमेंट काम करे वो कुछ मॉरल वैल्यूज पे, कुछ नैतिकता के आधार पे काम करे, है ना। जो भी अपने डिसीजंस वो ले, जो भी चीजें करे, उसके पीछे कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए, कुछ डायरेक्शंस होने चाहिए, कोई रास्ते दिखाने वाली चीज होनी चाहिए। तो सरकार इसको देख सकती है और उस हिसाब से काम कर सकती है। एक अलग से लिस्ट है, उसमें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल दर्ज है। ये जो लिस्ट है, इसी को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी कहते हैं। ये लिस्ट है, बाकायदा लिस्ट है गाइडलाइन की, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 3 चीजें होती हैं। पहली चीज ये है कि जो हमारा गोल है, ऑब्जेक्टिव है, एक समाज के तौर पे हम क्या पाना चाहते हैं, हमारा जो गोल है, हमारा जो कहेंगे अंत है, वो हम क्या लेना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। दूसरी चीज है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स तो हैं, हमको राइट तो दे दिए, है ना। जो राइट्स हैं उसके अलावा और कौन से, फंडामेंटल राइट के अलावा और कौन से राइट्स होने चाहिए। फंडामेंटल राइट तो 6 ही है, उसके अलावा और कौन से राइट्स होने चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए, गवर्नमेंट को एक रास्ता दिखाने के लिए कि कौन कौन से पॉलिसीज आपको बनाने चाहिए, गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन देखने के लिए कि देखिए ऐसा काम करें, ऐसा काम करें, ताकि काम सही रहे, गलत ट्रैक पे ना चले जाएं आप। क्योंकि गलत ट्रैक पे जब गवर्नमेंट चली जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान कर देती है वो। तो गवर्नमेंट ने समय समय पर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लाया है इफेक्ट में। जैसे जो जमींदारी व्यवस्था खत्म किया गया, नेशनलाइज्ड बैंक बनाए गए, ऐसे ही जो लेबर लॉ लाए गए फैक्ट्री में,
मिनिमम पैसा देने की बात आ गई, ऐसे एमएसएमई सेक्टर जो है उसके लिए, और रिजर्वेशन जो दिया गया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत ही आया है। तो ये जो सारे काम है, जैसे आपका राइट टू एजुकेशन आया है ना, राइट टू एजुकेशन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जो हिंदुस्तान में आया, पंचायती राज हो गया, नगर स्थानीय स्वशासन आ गया, तो और जो मनरेगा जैसे कार्यक्रम आ गए, घर जो दिन में खाना खिलाना है बच्चों को, मिड डे मील वाली स्कीम आ गई, तो ये सारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आई है ये चीजें। अब रिश्ते क्या है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में, आपस में रिश्ता क्या है? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो आपको रास्ता बताता है कि गवर्नमेंट को कैसा काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को सही जा रही है या गलत जा रही है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो गोल है वो ये है कि सभी का भला हो, सभी का वेलफेयर हो, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो और पॉलिटिकल हो, उसको जस्टिस मिले, न्याय मिले। इसी तरीके से जो स्टैंडर्ड है इंसान का वो अच्छा लेवल हो, रेज जो बार है उसके लिविंग को उसको उठाया जाए। ऐसी जो रिसोर्सेस है उनको प्रॉपर बांटा जाए, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत ही गरीब है, तो सबको रिसोर्स ठीक से बांटा जाए। इक्विटेबल, बराबरी का रिसोर्स पूरा नहीं हो पा रहा तो कम से कम बराबरी बांटा जाए। और इंटरनेशनल पीस हो, यानी कि हम जब विदेश की बात करते हैं तो मोहब्बत रहे लोगों में, हम रिलेशनशिप अच्छे, जो हमारे फॉरेन रिलेशनशिप है वो अच्छे से रहे, ये हमारे गोल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के। पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? एक तो सिविल कोड हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। लॉ जो है वो सबके लिए बराबर हो, और सिविल कोड से कहते हैं शराब के लिए बिल्कुल प्रोहिबिशन हो, जबकि आप देखें स्टेट जो है मैक्सिमम शराब से ही कमाते हैं, लेकिन ये बंद होना चाहिए। ऐसी कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक घर में काम करके पूरे परिवार को रोजगार दे सकती है, वो होना चाहिए। इसके लिए जो अच्छे कैटल है, जो काम वाले कैटल है, उनको मारना या उनका गोश्त खाना ठीक नहीं होना चाहिए। ऐसी विलेज पंचायत को बढ़ाना चाहिए। स्थानीय शासन, स्थानीय निकाय, इनको और मजबूत करना होगा, इनको और पावर देना होगा, इनको रोल देना होगा हमारे डेमोक्रेसी में। नॉन जस्टिसेबल राइट्स, जिसपे आप जा नहीं सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना, है तो सही है, बहुत अच्छी चीज लिखी है। जैसे पहली चीज है एडिक्वेट लाइवलीहुड, इसका मतलब यह है कि सबको बराबर काम मिले। जब काम मिलेगा, आदमी औरत किसी को भी बराबर काम मिलेगा, तब वो कमा पाएंगे तो घर चला पाएंगे, पेट पाल पाएंगे, बच्चों को पाल पाएंगे। तो सबको बराबर एक पैसा मिले, चाहे औरत हो आदमी हो। ऐसे नहीं कि 100 रुपये आदमी को मिल रहा है, 80 रुपये औरतों को मिल रहा है। अगर शोषण हो रहा है तो वो शोषण ना हो, यानी इकोनॉमिक शोषण ना हो। किसी ने कोई पैसा दिया और आप नहीं दे पा रहे हैं तो वो आपसे काम करा रहा है, आपके बच्चों से काम करा रहा है। काम जो है, राइट टू वर्क का मतलब होता है कि सबको काम मिले, काम मिलना चाहिए। सरकार नहीं दे पा रही है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लेकिन है ये इसमें आता है। जो राइट चिल्ड्रन फ्री, अगर आप कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, वहां बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ भी 8 साल तक, 8 तक बच्चों की फ्री एजुकेशन है ना, और कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये आया हुआ है। तो बहुत अच्छी बहुत सुंदर चीजें हैं, बस ये है कि सरकार उसे करती है, नहीं करती है। अब हम आते हैं रिलेशनशिप के बीच में। ये जो दोनों है ना, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये एक दूसरे के पूरक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है। एक दूसरे को संभाल रहा है, दूसरा पहले को संभाल रहा है। इसका मतलब फंडामेंटल राइट तो रोकता है सरकार को कि आपको ये चीज नहीं करनी है, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आपको क्या क्या करना है। आप समझ गए? फंडामेंटल राइट रोकता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल आगे बढ़ाता है। तो एक तरीके से सरकार को रोकना और बढ़ाना, ये दोनों काम ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे के पूरक है। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लाए, लेकिन वो फंडामेंटल राइट के साथ कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फंडामेंटल राइट, और जैसे जमींदारी जब खत्म की गई, जब जमींदारी खत्म की गई तो उन्होंने, कई लोग ऐसे थे, जमींदार थे या जो भी और लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट है, मेरे जमीन कैसे ले लोगे आप, है ना, मेरी जमीन है, राइट टू प्रॉपर्टी मेरी है, तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल लागू कर रहे हो और मेरे फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहे हो, है। तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। तो वेलफेयर भी होता रहे
और किसी के राइट भी ब्रीच ना हो। लेकिन कोर्ट ने ये बात को रखा, ये बात को माना कि फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है और वो बहुत सेक्रेड है, पवित्र है। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको लागू भी करना है सरकार को, तो कोई भी आप लागू करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लेकिन जो हमारे मूल अधिकार हैं उनके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ज्यादा जरूरी नहीं है, वो है, लेकिन फंडामेंटल राइट बीच मत करो। तो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की कोशिश की, और मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो पार्लियामेंट कर सकती है ना। नाउ जो कंट्रोवर्सी है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन आया, जिसे हम केशवानंद भारती केस होता है, ये बार बार नाम आएगा, ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती केस। इसमें कोर्ट ने क्लियर दिया कि आप कुछ भी करें, सरकार भी कुछ भी करे, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यानी कोई जो भी आप चेंज कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, बेसिक फ्रेमवर्क में, वो आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये केशवानंदी भारती केस में क्लियर बात बताई गई थी। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो ड्यूटीज है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो तरीके हैं कि गवर्नमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ना है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक रास्ता देती है, फंडामेंटल राइट्स बताती है कि क्या क्या हमारे एक सिटीजन को दिए गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड करता है हमारे सोसाइटी को, समाज को, लोगों को, सिटीजन्स को, फंडामेंटल राइट्स को एक तरीके से सेफगार्ड करके। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।